एंड साथियों, स्वागत है आप सभी का मैथ की पाठशाला में। इस क्लास के अंदर हम करंट अफेयर्स और उस पर बनने वाले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जानते हैं अभी कुछ दिनों में जितने भी महत्वपूर्ण करंट इश्यूज हुए उनके बारे में। तो देखिए, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के लिए किस राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर का संचालन किया है। तो साथ ही ये किया है 155 260। इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय का कहना है कि जो हमें साथ धोखाधड़ी होती है, जैसे हमारे पास कभी कॉल आता है कि आपको इतना लकी ड्रॉ मिला है, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, या हमारे बैंक अकाउंट से कोई पैसा कट जाता है, या हमारे पेटीएम वॉलेट से कोई धोखाधड़ी का हो जाता है, तो साइबर जो धोखाधड़ी होती है उसकी शिकायत अब आप इस नंबर पे कर सकते हैं। 155 260 पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं और आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस नंबर को याद कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाले समय में आपको ये काम आ जाए। तो चलिए चलते हैं, ये पूरा मैंने डाटा लिख दिया है। इस पूरे डाटा को आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभय गोस्वामी पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। केवल टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा मैथ्स बाय अभय गोस्वामी, वहां पर ये पीडीएफ सारी मैं शेयर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सीएम राइज योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? सीएम राइज योजना की घोषणा किस सरकार ने की? साथियों, ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज योजना की शुरुआत की है। तो अभी सीएम राइज योजना क्या है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ सीएम राइज स्कूल। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 9200 स्कूलों को अत्याधुनिक करना है। इसके अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त स्कूलों का निर्माण करना है, एक अच्छी बिल्डिंग हो, वहां पर लाइब्रेरी हो, पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण हो, और वो क्या डिजिटल रूप से क्लासरूम हो, वहां पर पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो, वहां पर साफ सुथरे टॉयलेट हो, तथा भारतीय संस्कृति और ज्ञान के बारे में भी वहां पर बताना इस उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य रहेगा। तो सीएम राइज योजना की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बात करूं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश का हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है। साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना भी इसका उद्देश्य है। वर्तमान में इनमें 360 स्कूलों को तो इसी वर्ष चालू कर दिया जाएगा और बाकी बचे स्कूलों को आने वाले समय में चालू कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 17 जून 2021 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 17 जून के दिन वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स की एक रिपोर्ट जारी की गई। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो मैं बात करूं तो भारत का स्थान है 135वां। भारत कितने स्थान पर रहा? 135वें स्थान पर रहा। इस पर वैश्विक शांति सूचकांक में। तो मैं पहले स्थान, अब वैश्विक शांति से मतलब है कि वहां कौन सा देश कितना शांति है, वहां पे आतंकवादी की गतिविधियां कितनी हो रही हैं, वहां पर दंगे वगैरह कितने हो रहे हैं, तो कितना शांत है। तो उस हिसाब से ये वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है। तो इसकी भारत का स्थान कौन सा? 135। अब मैं पहले नंबर पे बात करूं, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड देश क्या है पहले नंबर पर। वहीं में सबसे लास्ट, तो ये कुल कितने देशों की लिस्ट जारी हुई है? ये हुई है कुल 163। ये कुल 163 देशों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 163 पे नंबर पर सबसे लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा क्या है? अशांत देश है। तो पहले नंबर पे होगा आइसलैंड, भारत की रैंकिंग हुई 135, और सबसे लास्ट पर क्या है? अफगानिस्तान। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा बच्चा प्यारा पाकिस्तान कहां पर है? तो हम हमारे प्यारे बच्चे पाकिस्तान की बात करूं तो उसका नंबर 150, उसकी रैंकिंग क्या है? 150। जबकि ये तो इस लिस्ट में होने नहीं चाहिए थे, तो लिस्ट से बाहर है, इतना ज्यादा आसान थे, फिर भी उसको 150 नंबर पर रखा गया है। चलिए देखिए ये पूरा। अब मैं इस रिपोर्ट की बात करूं कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो देखिए इस रिपोर्ट को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी द्वारा ये क्या होती है जारी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी, इसके द्वारा इसको जारी करता है। विश्व शांति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड
पीस के द्वारा। तो ये आप याद कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन बनाए कि वैश्विक शांति सूचकांक की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये इसका 15वां संस्करण था। ये पूरा डाटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभय गोस्वामी पर शेयर कर देता हूँ। वहां पे कोई भी वैकेंसी जो आती है उसकी पीडीएफ भी मैं बहुत जल्दी शेयर करता हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम पर सीधे सर्च कीजिएगा मैथ्स बाय अभय गोस्वामी, और वहां पर जाके आप डाटा पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हाँ, ये पूरी लिस्ट है। तो देखिए लास्ट पे कौन है, अफगानिस्तान, मतलब लास्ट बोले तो 163वें नंबर पर। 162 पे कौन है, सीरिया, फिर साउथ सुडान। तो ये नीचे से है, मतलब सबसे ज्यादा अशांत है। वही सबसे ज्यादा शांत की बात करूं, देखिए पहले नंबर पे क्या है, आइसलैंड, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर पुर्तगाल। वही भारत की बात करूं तो वो 135 पे, और हमारा प्यारा बच्चा पाकिस्तान 150 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 21 जून 2021 को जारी विश्व निवेश वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एफडीआई प्रभाव में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है साथियों अमेरिका। क्या है, अमेरिका। अमेरिका एफडीआई पाने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, मतलब पहले नंबर पे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एफडीआई क्या होती है, तो एफडीआई होती है कि एफ फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कई बार एफडीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हिंदी में बात करूं तो प्रत्यक्ष, देखिए फॉरेन डायरेक्ट का हो गया प्रत्यक्ष, फॉरेन विदेश, आई फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या हो गया, प्रत्यक्ष, मैं लिख देता हूं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये क्या हो गया, एफडीआई का फुल फॉर्म, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब एफडीआई होता क्या है, साथ ही इस तरह समझिए कि जैसे ये कोई हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर बाहर विदेशों से कितना पैसा आया, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो वो क्या कहलाता है, एफडीआई। जैसे कई सारी स्कीमों में या योजनाओं में भारत के अंदर कैसा पैसा आया, उससे कितना रोजगार मिला, क्या हुआ, तो वो सब क्या होता है, एफडीआई कहलाता है। कि बाहर विदेशों से किसी भी देश के अंदर कितना फॉरेन रिजर्व या पैसा आया, तो वो क्या कहलाता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें पहले नंबर पे क्या है, अमेरिका। वहीं मैं भारत की बात करूं तो भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत रहा 5th नंबर पर। यहाँ पे देखिए अमेरिका 156 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अमेरिका क्या रहा, पहले स्थान पर। दूसरे पे चीन, तीसरे पे हांगकांग, चौथे पे सिंगापुर। वहीं भारत 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कितने स्थान पर रहा, 5वें स्थान पर। तो भारत में कितनी एफडीआई आई है, तो 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2020 में एफडीआई के 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन, भारत, यूएन रिपोर्ट के अनुसार। आप इस पूरे डाटा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, तो देखिए वो जारी करता है अनकार्ड। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट क्या होती है, जारी की जाती है। साथियों अभी अनकार्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली क्लास में मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी, इसको आप सर्च करिएगा गूगल पे, तो जहां से भी आप सर्च कर सकते हैं आप करिएगा। उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसका आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अनकार्ड की है ना वो अध्यक्ष कौन बनी, पहली महिला बनी है, क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बताना है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, 22 से 23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये भी साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। तो कौन कर रहा है इसकी मेजबानी, भारत कर रहा है। ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा किसका, ग्रीन हाइड्रोजन पहल का। अब ब्रिक्स की बात करूं मैं, भाई ब्रिक्स क्या है, देखिए ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ब्रिक्स, ब्रिक्स इसका होगा फुल फॉर्म। अब ब्रिक्स से पहले ये क्या था, ब्रिक था, क्या था, ब्रिक था, क्या था, ब्रिक था। ठीक है, अब 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 2009 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुआ। 2010 में इसको क्या किया था, शामिल किया गया था साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया था, 2010 में। 2009 तक कितने थे, 4 लोग थे, ब्रिक नाम से जाने जाते थे। पर जब 2010 में एस साउथ अफ्रीका को शामिल किया तो इसको क्या जाने लगा, ब्रिक्स नाम से जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 18 जून 2021 से भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ
कि नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास, बस ये भी साथियों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीज पहली होती है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है वो परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला संयुक्त अभ्यास इन यून इंडिया नेव 4 इन यून नेव 4 कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है साथियों अदन की खाड़ी में। कहां पर हुआ है? सॉरी, अदन की खाड़ी में। अब देखिए इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इन यू एन ए वी नव 4, देखिए इन, आई फॉर इन फॉर इंडिया, यू फॉर यूरोपीय यूनियन, नव, एन फॉर नव, नव मतलब नेवी। तो ये किसका है? ये नेवी का क्या है? संयुक्त अभ्यास था। ये किसका है? नेवी का अभ्यास। देखिए इसके नाम में छुपा है नौसेना नेवी। आप इसको इसी से याद कर सकते हैं। देखिए इन फॉर इंडिया, यू फॉर यूरोपीय यूनियन, नव, नव फॉर नेवी। तो ये क्या भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना का पहला संयुक्त अभ्यास इन न्यू इंडिया नेव 4 कहां पर आयोजित किया है? अदन की खाड़ी में। कहां पर? अदन की खाड़ी। अब आपको लग रहा हो कि अदन की खाड़ी कहां, तो हम देख लेते हैं। देखिए जब हम भारत से पश्चिम की ओर जाएंगे, जैसे हमारा भारत का नक्शा है उससे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर, देखिए ये मिलेगा सऊदी अरब, सऊदी अरब वगैरह मिलेगा। ये मिलेगा हमको अफ्रीका। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? अफ्रीका। ये क्या है? पूरा अफ्रीका, जिसमें सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, सोमालिलैंड, सोमालिया, ये सब क्या है यहाँ पर है। तो जब हम जहाँ पर जाएंगे, जो ये देखिए ये लाल सागर है, आपको नजर आ रहा होगा, ये लाल सागर है और ये अपना क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो यही आपको दिख रहा होगा, देखिए गल्फ ऑफ अदन, ये क्या है? अदन की खाड़ी। अब देखिए ये जो संयुक्त अभ्यास यही क्यों किया? देखिए यहाँ पे एक ये देश है सूडान, ये सोमालिया, सॉरी सोमालिया। तो आपने सुना होगा समुद्री लुटेरे, तो ये सोमालिया की ये समुद्री लुटेरे, ये आपने एक मूवी भी देखी होगी बहुत, समुद्री लुटेरों बनी हुई। तो इसी कारण यहाँ पर क्या किया है? इस संयुक्त अभ्यास को किया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं, ये सोमालिया के अंदर। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? गल्फ ऑफ अदन में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडिया और यूरोपीय संघ के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अदन की खाड़ी। और देखिए अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि रेड सी और अरब सागर, ये अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है वायव्य मंडल। ये उसको क्या जोड़ता है? वायव्य मंडल से लाल सागर और अरब सागर को आपस में जोड़ता कौन है? वायव्य मंडल। या गल्फ की खाड़ी, अदन की खाड़ी कौन जोड़ता है? वायव्य मंडल। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है जीके का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 19 जून 2021 को किसे ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? 19 जून 2021 को नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी को ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने हसन रूहानी को क्या किया है? रिप्लेस किया। इससे पहले हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन बन गए? इब्राहिम रईसी। तो साथियों अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का नहीं होता, वहां पर सर्वोच्च पद होता है सुप्रीम लीडर। क्या होता है? सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर वहां पर होता है सर्वोच्च पद। तो सर्व, जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत में सर्वोच्च पद क्या होता है? राष्ट्रपति को माना जाता है सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति तो इब्राहिम रईसी हैं, लेकिन वहां पर वो चलता है सुप्रीम लीडर। तो वहां के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खामनेई। तो वहां के सुप्रीम लीडर क्या हो जाएंगे? ये क्वेश्चन भी आप इंपोर्टेंट बनता है कि ईरान में क्या चलता है? सुप्रीम लीडर का पद चलता है। तो वही वहां पे क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख या नेता होता है। तो वो कौन है? अयतुल्ला अली खमनोई। वहां कहाँ के? ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो अब मैं ईरान की बात करूं तो वो भारत की, जैसे ही हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? ईरान। ईरान के अंदर भारत का बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है ग्वादर पोर्ट पर। इसकी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है भारत? एक ग्वादर पोर्ट का निर्माण कर रहा है। पोर्ट मतलब समुद्री पोर्ट जो समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं, और यहाँ से मुंबई से इसको जोड़ा जा रहा है। अब ग्वादर पोर्ट, सॉरी हाँ, ग्वादर पोर्ट का निर्माण क्यों किया? क्योंकि सॉरी चाबार पोर्ट का निर्माण कर रहा है यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई। चाबार पोर्ट, भारत यहाँ पे ईरान के अंदर क्या कर रहा है? चाबार पोर्ट का निर्माण कर रहा है। ग्वादर पोर्ट तो पाकिस्तान में हुआ निर्माण। ये पाकिस्तान में निर्माण ग्वादर पोर्ट का किसने किया है? चाइना ने किया है। ऐसे सीपेक के जरिए, इसका तो आपको पता होगा, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने, चाइना ने यहाँ से एक सीपेक मतलब एक रोड का निर्माण किया और यहाँ पे ग्वादर पे क्या बनाया? उसने पोर्ट बनाया। इसको काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान के अंदर चाबार पोर्ट का निर्माण किया। सीपेक की बात करूं तो सीपेक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके अंतर्गत क्या है कि पाकिस्तान, ये मान के चलिए चाइना ने पाकिस्तान को खरीद लिया है। इसके कारण पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है ग्वादर पोर्ट के कारण। अब इस ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत ने यहाँ पे बनाया चाबार पोर्ट। यहाँ से ईरान के चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान तक ये भारत डालेगा रेल लाइन। लेकिन आपने भी सुना होगा कुछ दिनों पहले ईरान ने भारत से चाबहार रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए वापस ले लिया है। तो ये बात याद रखना, चाबहार पोर्ट पर तो अभी भी काम कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। लेकिन जो रेल लाइन वो डाल रहा था चाबहार रेल लाइन, उस प्रोजेक्ट को ईरान ने भारत से वापस ले लिया है। कहां तक डालता है वो? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान यहाँ से बीआरओ, भारत की बॉर्डर
रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ है, वहां पे अफगानिस्तान से यहाँ तक काबुल तक क्या डालती है, रोड डाल रही थी, ये रोड डाल रही थी, ये सब क्या कर रहा था भारत का बीआरओ कर रहा था। भारत को देखिए 3 प्रोजेक्ट थे यहाँ पे, एक चाबहार पोर्ट का निर्माण करना था, फिर चाबहार पोर्ट से यहाँ पर रेल लाइन डालना था, चाबहार रेल लाइन। लेकिन ईरान गवर्नमेंट ने जब अमेरिका ने ईरान पर सेक्शन लगाए थे तो भारत ने यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कम कर दिया था, उसके चलते मद्देनजर ईरान ने भारत से क्या कर लिया, चाबहार रेल लाइन का प्रोजेक्ट वापस ले लिया। तो चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट वापस नहीं लिया, चाबहार पोर्ट अभी भी कौन कर रहा है, भारत ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक उसको रेल लाइन बनाना थी, फिर अफगानिस्तान से काबुल तक क्या बनाना थी, रोड बनाना थी। तो चाबहार पोर्ट का निर्माण कौन कर रहा है, भारत। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट का निर्माण किसने किया है, चाइना ने, और इसको किससे जोड़ा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। चलिए अब देखिए 16 जून 2021 को किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है, तो ये किया गया सत्य मंडेला को, सत्य नंडेला, ये सत्य नंडेला, इनको 16 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय रेमंड वॉशिंगटन में स्थित है, और चेयरमैन या सीईओ की बात करूं तो कौन बन गए, नेल्सन मंडेला, ब्रैड स्मिथ। नेल्सन मंडेला की बात करूं तो ये क्या है, सॉरी सत्य मंडेला की बात मैं करूं तो ये क्या भारत के मूल निवासी हैं, और कहाँ के, हैदराबाद के, भारत के हैदराबाद के क्या है, ये निवासी हैं। चलिए 19 जून 2021 को किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 19 जून 2021 को 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन किसे चुना है। आप तो ये फोटो देखकर समझ गए होंगे, तो ये चुना गया सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। तो सर्वाधिक 21वीं सदी का महान टेस्ट बैट्समैन किसे चुना गया, सचिन तेंदुलकर को। वहीं मैं बॉलर की बात करूं तो बॉलर कौन गए, मुतैया मुरलीधरन, इन्होंने अभी तक सर्वाधिक 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो मुतैया मुरलीधरन ये किस देश के निवासी, ये हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के मुतैया मुरलीधरन को सबसे महान टेस्ट का बॉलर चुना गया है, और सचिन तेंदुलकर को क्या चुना गया है, बैट्समैन चुना गया है। तो साथ ही सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो एक पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। वहीं बात करूं कि एक ऐसे पहले खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न भी से सम्मानित किया गया है। तो आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं कि आपको बताना है कि सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न किस वर्ष मिला था, किस वर्ष मिला था। और दूसरा क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मैं देखूंगा कि कौन कौन आंसर इसका सही देता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा है कि सचिन तेंदुलकर को किस बार राजीव गांधी खेल रत्न या भारत रत्न मिला था। तो पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। चलिए मतलब पहले क्रिकेटर है, अभी तो कई लोगों को मिल चुका है, ठीक है, लेकिन पहले भारतीय क्रिकेटर है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। और भारत रत्न तो पहले ऐसे खिलाड़ी, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला था। तो ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, देखिए ये भी बहुत ज्यादा, ये मान चलिए आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रही रोयल हर्बर्ट कौन है, तो ये एक एथलीट है, क्या है, एथलीटिक, वेट लिफ्टिंग की, ये क्या वजन उठाती है, आपको दिख रहा होगा ये वेट लिफ्टिंग। तो अब ये चर्चा में क्यों नहीं, साथ ही लोरेल हर्बर्ट जो है एक ट्रांसजेंडर है, और ये पहली ऐसे ट्रांसजेंडर है जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले बन गए हैं। तो लॉरेल हर्बर्ट क्या है, पहले ऐसे ट्रांसजेंडर है जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये क्या है, एक एथलीट है जो वेट लिफ्टिंग में उठाते हैं। तो ये पहले ऐसे ट्रांसजेंडर है, तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है कि विश्व के अंदर पहले ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, कौन है, लॉरेल हर्बर्ट। तो ये कौन बन गए, एथलीट बन गए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद कर लीजिएगा। वहीं अब मैं भारत की बात करूं कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन कौन बन गए, तो देखिए प्रथम नाविक बने नेता कुमानन, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी। महिला वेट लिफ्टर की बात करूं तो मीराबाई, घुड़सवार की बात करूं तो फवाद मिर्जा। वहीं महिला पहलवान की बात करूं तो विनेश फोगाट, इनको तो आप सबको पता ही है कि मेरी छोरी क्या छोरों से कम है, ये वही वाली विनेश फोगाट है। वही ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है, अरुणा तंवर, इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये कौन है, पैरालंपिक के अरुणा तंवर, ये भी क्या पहली खिलाड़ी है ताइक्वांडो की। तो ये तो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखना, आपको आने वाले पेपर में जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये क्या किया, हमारा जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। जबलपुर की बात करूं तो मैं नर्मदा नदी के किनारे। तो अब ये जो झंडा सत्याग्रह है इसका आयोजन जबलपुर में ही क्यों क्यों किया, तो साथियों बात है वर्ष 1923 की। वर्ष 1923 में भारत में पहली बार यहाँ पर क्या हुआ था, झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पर थी भारत में, तो उनके खिलाफ यहाँ पर 1923 में क्या हुआ था,
झंडा सत्याग्रह किया गया था। तो इसी दिन 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह कहाँ किया गया? जबलपुर में। अब झंडा सत्याग्रह की बात करूं तो 2023 आने वाले 2 साल बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। तो 100 वर्ष पूर्ण किया रहा है। तो 2023 के अंतर्गत भारत सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक घर में, भारत के प्रत्येक घर में झंडा फहराया जाएगा और इसको बहुत ही अच्छे से झंडा सत्याग्रह को सेलिब्रेट किया जाएगा कि भारत के प्रत्येक घर में भारत का झंडा फहराया जाएगा, ठीक है। और वहां पर सत्याग्रह किया जाएगा, झंडा सत्याग्रह 2023 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 100 वर्ष पूरा कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। तो ये कौन से नंबर का था? तो मैं बात करूं तो ये था 7वें नंबर का। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। तो ये कौन सा संस्करण था? इसका 7वें नंबर का संस्करण था। ये सूर्य नमस्कार का मैंने यहाँ पे पोस्ट दिया है। तो हर व्यक्ति को सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। अगर हम दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो सुबह कम से कम 4 से 5 सूर्य नमस्कार कर ले तो भी वो बहुत हो जाता है। ये पूरी स्टेप पे आप इसको कर सकते हैं। चलिए, तो वहीं इसकी बात करूं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की 21 जून की, तो इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी देखिए योगा फॉर वेल बीइंग, कल्याण के लिए योग। इसकी थीम क्या थी? कल्याण के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग। इस बार 2021 की थीम थी, वर्ल्ड योगा डे की थीम क्या थी? योगा फॉर वेल बीइंग, कल्याण के लिए योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभी हाल ही में पहला क्या हुआ? WTC हुआ है। WTC क्या है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसने न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। कल ही शाम के दिन, कल ही के दिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड कौन बन गया? विजेता। साथियों 91 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड किसी वर्ल्ड कप को जीत पाया है। अभी तक न्यूजीलैंड ने कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वनडे का वर्ल्ड कप हो 50 ओवर वाला, कोई भी वर्ल्ड कप आईसीसी का न्यूजीलैंड ने नहीं जीता। तो न्यूजीलैंड पहली बार 91 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करूं तो मैं ये पहली बार ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। ये कहां पर आयोजन हुआ था? साउथ टैम्पटन। ये कहां पर? इंग्लैंड में स्थित है। कहां पर? इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाएगा कि साउथ टैम्पटन पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? तो वो ये साउथ टैम्पटन इंग्लैंड। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। किन के बीच में हुई है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। तीसरे नंबर पर कौन रहा? तो तीसरे नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया। ये दो 5 दिवसों की खेल प्रतियोगिता है, लेकिन ये जो खेल है वो 6वें दिन रिजल्ट डे में कंप्लीट हुआ। जनरली टेस्ट जो होता है 5 दिन चलता है, लेकिन क्या हुआ बारिश के कारण ये मैच प्रभावित ना हो, यहाँ पे 6 डे मतलब 6वां दिन क्या किया था? रिजर्व किया गया था। तो 6वें दिन के खेल समाप्त जब हुआ तो न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गया? याद रखिएगा, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ तो बन गया न्यूजीलैंड। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या कहा जाए तो आईसीसी वर्ल्ड कप, टेस्ट का वर्ल्ड कप का विजेता कौन बन गया? अपना न्यूजीलैंड बन गया है। किसको हराकर? भारत को हराकर। कहां पर खेला गया? साउथ टैम्पटन इंग्लैंड में। चलिए, अभी हाल ही में अमिताभ घोष की नई पुस्तक हुई है लॉन्च, द नटमेग कर्स। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है अमिताभ घोष, इनकी नई पुस्तक लॉन्च हुई है द नटमेग कर्स। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।